तो भाई आज की वीडियो अभी एक्चुअली मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ कि अभी ना मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा था। 800 प्लस वाला डॉक्यूमेंट होता है। तो पोलैंड में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई बेबी है तो आप 800 प्लस अगर डॉक्यूमेंट डालते हो तो उससे आपको 800 ज़लोटी पर मंथ आपको पोलिश गवर्नमेंट देगी। तो मैं उसको पिछले साल भी भरा था मैंने उसको। तो उस डॉक्यूमेंट में क्या था कि पहले से सिंपल सा एक आप मेरा अपना टीआरसी डाल दिया मैंने और मैंने लिख दिया हाँ भाई मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं हाँ भाई बात को एग्री करता हूँ और वो पास हो जाता था और आपको 800 ज़लोटी मिलने शुरू हो जाते थे। बट इस साल बाप रे, इस साल तो क्या कर दिया मैं आपको क्या ही बताऊँ। इस साल मेरा टीआरसी, बच्चे का टीआरसी, मेरा वीज़ा जिससे मैं पोलैंड में आया था, बच्चे का वीज़ा जिससे वो पोलैंड में आया था, प्लस मेरा काम जो मैं काम करता हूँ वो दिखाना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, पहले एक डॉक्यूमेंट से जो काम होता था अब वो काम 5 डॉक्यूमेंट से हो रहा है। तो आप समझ जाओ जो लोग यहाँ पोलैंड में बैठे हैं उनके ऊपर इतनी सख्ताई है, तो जो लोग बाहर से आना चाहते हैं उन लोगों के लिए कितनी सख्ताई होने वाली है। तो वीडियो ये इंटेंशन उन लोगों के लिए ही है जो लोग अपना इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं और पोलैंड के लिए वीज़ा डालते हैं लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें ऐसा ही नहीं कि हर बार आप ही की गलती है, कई बार हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं या हम कुछ गलती कर देते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो इसमें मैं 4-5 बातें करूंगा जो मेरे को लगता है कि कोई भी जो वहाँ से यहाँ पे आ रहा है पोलैंड में तो उसको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि भाई आपको किसी पोलिश कंपनी से वर्क परमिट मिल गया तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये भूल जाओ, ये ऐसा कुछ नहीं होता। जो वर्क परमिट आपको दिया है वो कंपनी से मिला है, लेकिन वीज़ा जो मिलेगा वो आपको गवर्नमेंट से मिलेगा। हाँ, आई नो कि वर्क परमिट में भी कुछ प्रोसेसिंग होती है गवर्नमेंट वाले पार्ट की, बट उसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा मिल गया। तो मान लो सबसे एक रीज़न क्या रहता है ना कि मान लो आप इंडिया में कुछ भी काम करते हो, आप सीएनसी ऑपरेटर हो या मान लो आप भाई आईटी में काम कर रहे हो। अभी आपने जो आपको वर्क परमिट मिला है वो किसी और फील्ड का मिला है। मान लो आपको किचन शेफ का मिल गया यहाँ पे, या फिर भाई आपको कुछ ये मुर्गे काटने वाले का मिल गया, बुचर का काम मिल गया आपको। तो अभी आप ये बात बताओ, आपने पुराने अपने एक्सपीरियंस लेटर में लिखा हुआ है कि भाई मैं पहले इंडिया में सीएनसी ऑपरेटर था, अब वहाँ पे जाके शेफ का काम कर रहा हूँ। अब आप ये बात सोचो, अगर आपके पास भी कोई आ जाए, अगर आपकी कंपनी खोल रखी है आपने और वो कहे कि सर मेरे को तो एक्सपीरियंस सीएनसी ऑपरेटर का, मेरे को अब आप शेफ बना लो, आप बनाओगे क्या? नहीं ना। तो यही बात जब आप वीज़ा के लिए फाइल करते हो तो वो आदमी यही बात सोचेगा कि यार इस बंदे को इंडिया में जो एक्सपीरियंस है ये तो किसी और चीज़ का है और जो पोलैंड में एक्सपीरियंस मिला है वर्क परमिट ये किसी और चीज़ का है। तो उस पर आप पे डाउट होने लग जाएगा। तो आप अगर ऐसा मान लो, अगर आपने ऐसा अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो, डोमेन चेंज कर रहे हो, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप शेफ़ बन रहे हो, तो आप ऐसा कुछ दिखाओ कि हाँ भाई मैंने कोई डिग्री करी है, मैंने कोई कोर्स करा है भाई, जिससे उसको लगे हाँ भाई इसने अपना डोमेन चेंज किया है और इसके पास प्रूफ है और इस चीज़ से इसका डोमेन चेंज है। ऐसा स्विफ्ट चेंज नहीं होना चाहिए जो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार ये तो फेक भी हो सकता है। समझ रहे हो? अभी इतने सारे वर्क पर उनके पास वीज़ा की एप्लीकेशन आती है और उनको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। वो दोबारा आपसे प्रूफ मांगे, आप दोबारा भरोगे, तो आप अपना जो भी दो उनको सारी चीज़ें डिटेल पहले ही दे दो कि भाई उसको आपके पीछे पड़ना ही ना पड़े। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जो रेज्यूमे बनाया है आपने उसमें मान लो भाई लोग कर देते हैं ऐसा कि फ्रॉड कर देते हैं, भाई पुरानी कंपनी कुछ और दिखा दी, फिर कुछ और दिखा दी, ऐसे 2-3 कंपनियां दिखा देते हैं कि भाई ऐसे लगे आदमी को कि भाई इसने काम किया। अब ऐसे मत करना भाइयों मेरे, प्लीज़ यार, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आजकल वो लोग आपकी पुरानी कंपनी का डिटेल भी मांगते हैं, जिसमें अगर आप आप अपना डिटेल्स दे रहे हो तो उसमें पुरानी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर या एचआर का जो भी है ईमेल आईडी वो सब चीज़ें भी साथ में दो। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर वो फ़ोन मिलाना चाहते हैं किसी को तो उनसे वो फ़ोन मिला के कंफर्म कर सके हाँ भाई ये बंदा आपके पास काम करता था, ये इंटेंशन से काम करता था, ये काम करता था। ऐसा नहीं है आप सोचो आपने गड़बड़ करी, आप सोचो कि यार मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्या पता ना ही मिला, वो रिजेक्ट कर देंगे आपका वो। तो अगर आप जेन्युइनली सही हो तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ें भी डालना अपने उसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, ताकि उससे क्या रहे कि अगर उनको कोई डाउट ना आए, उनको फ़ोन मिला के पूछ ले भाई। क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो रिजेक्ट कर देता है, अगर उनके पास डिटेल नहीं मिली रिजेक्ट कर देंगे भाई, इसने तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल भी नहीं दी पुरानी कंपनी की। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा क्या ध्यान रखना है कि लोगों को लगता है कि भाई हम पोलैंड में जा रहे हैं तो अभी हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाना कि जिससे लगे कि हम यहाँ पे क्यों हैं, अपने बेस कंट्री में क्यों हैं।
तो पोलैंड मान लो आपको बुला रहा है, वो इसलिए बुला रहा है, आपको काम करने के लिए बुला रहे हैं। शेंजन एरिया यूरोप आपको काम करने के लिए बुला रहा है, ना कि वहाँ पर रहने बसने के लिए बुला रहा हूँ। उनका इंटेंशन तो ये कि भाई इसके पास कोई अच्छी स्किल है, हमारे पास लोगों की कमी है, हमारे यहाँ पे काम करेगा 2-3 साल 4 साल जितना भी काम करेगा अपना वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऐसा दिखाना है कि देखो भाई मैं आपके पास काम आ रहा हूँ, मेरे पास ये प्लान है, मैं इतने साल काम करूँगा, 2 साल काम करूँगा, 3 साल काम करूँगा। और इंडिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मेरी बेस कंट्री है, वहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप अपने पेरेंट लिंक दिखा दो कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मेरे माँ बाप यहाँ पे हैं, कोई तबीयत ख़राब है किसी की तो वो सर्टिफिकेट डाल दो, या भाई मेरे वाइफ बच्चे यहाँ पे रहते हैं वो डाल दो, उनके रिलेटेड डाल दो, ताकि उनको लगे कि आप जेन्युइनली काम करने जा रहे हो और आप वापस आओगे। ऐसा नहीं है आप वहाँ पे जाके बसने वाले हो। तो आपको इस टाइप का इंटेंशन दिखाना है कि हाँ मैं काम के लिए आ रहा हूँ, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है और मैं वापस आऊँगा। एक चीज़ और क्या है कि आपने लिख दिया कि भाई आपने अपना रेज्यूमे दे दिया, अपने आप आपने जो कहाँ पे रहोगे ये डाल दिया और सैलरी डाल दी। अभी आपने मतलब मान लो अगर आपने जेन्युइनली काम किया तो आपको याद रहेगा, और आपने फेक काम किया तो आप भूल जाओगे। तो आजकल क्या हो गया, उनके जो आप पढ़ोगे ना, जो उनका वो होता है, जो चेकलिस्ट होती है उसमें लिखा होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं। मतलब इंटरव्यू मतलब डायरेक्ट, मतलब ये नहीं टेक्निकल कुछ पूछेंगे, मतलब आपसे ये फ़ोन पूछ सकते हैं। वो आपको फ़ोन कर दिया कि अच्छा ये बताओ भाई आपको क्या सैलरी मिलेगी, आप वहाँ पे पोलैंड में कहाँ रहोगे, क्या काम करोगे, कौन सी कंपनी है, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बताओ। तो मेरी सजेशन है आप वो सब चीज़ें अपनी प्रिपेयर करके पहले ही जाओ, अपने दिमाग में रखो कि हाँ भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कंपनी है, इतने पैसे लेगी, इतना मेरे को सैलरी मिल रही है। तो थोड़ी बहुत आपको चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा पूरा आदमी को ऑफकोर्स याद नहीं रहेगा कि दूसरा देश है, सब कुछ नया होने वाला है उसके साथ। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ क्या है ना कि अभी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिजिटल सी हो चुकी है यहाँ पे। तो डिजिटल मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी कुछ भी घपला नहीं दिखा सकते हो। मतलब आपका कहीं रिजेक्शन हुआ है पहले, मतलब आप यूरोप में आ रहे थे, शेंजन वीज़ा पे आपका रिजेक्शन हो गया है, या आप कुछ और गड़बड़ है, कुछ भी आपकी कहानी है, जो भी ट्रुथ आपने उसमें लिखो, जो आप उसको क्या लेटर बना के दे रहे हो जी, सारी बातें लिखो ताकि उनको क्लियर हो कि हाँ भाई ये बंदा है जो जेन्युइन है। आप ऐसा मत सोचो कि कुछ चीज़ें छुप जाएंगी। अभी मेरे को लग रहा है छुपना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। अभी ना क्या है कि सब कुछ डिजिटल सा हो रहा है। आप जैसे यूरोप में आओगे तो भी डिजिटली आपका सब स्कैन होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो उनके पास सारा कनेक्टेड होगा। ये बंदा कितनी बार यहाँ पे आया है, नहीं आया है, पहले किस पर्पज़ से आया था, अभी नहीं आया है। तो ये सब चीज़ें आपको मेरे को लगता है ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लोग हैं कि जो क्या नाम है कि एजेंट को पैसा देते हैं, मतलब लोग 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 लाख देते हैं। मैंने एक्चुअली ऐसे लोगों से सुना था भाई। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सचिन झूठ बोल रहा है, लेकिन जो बंदे सच्ची में, कुछ लोग हैं ऐसे जो ये इतना पैसा दे के आए हैं, मैं मिला भी था उनसे। अभी वो लोग एक्चुअली क्या है यहाँ पे नहीं आए, वो लोग क्या किसी पास वाली कंट्री से यहाँ पे घूमने आए। तो उन्होंने मेरे को बताया, हम एक्चुअली किसी रेस्टोरेंट में गए थे, मेरे को याद नहीं है पूरा डिटेल में। तो उसने, वो शायद पंजाब के थे वो लड़का, मेरा लग रहा है बंदे। तो वो मेरे को बोले कि यार हम नियर बाय, जो पता नहीं कौन सी कंट्री थी, तो उन्होंने बताया कि हमने एजेंट को 8 लाख रुपए दिए हैं, मतलब वहाँ तक आने के लिए, उस कंट्री में आने के लिए। अगर आप पोलैंड में आने के लिए किसी एजेंट को पैसा देते हो, पहली बात तो ये सब इलीगल है, गवर्नमेंट को पता चलेगा तो आपको वैसे ही बैन कर देंगे, या आपको बैन कर देंगे, एजेंट को बैन कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी को देते हो, इतना पैसा दे रहे हो आप, यार सोचो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है भाई बहन जो भी है। तो उसमें आप इस बात का ध्यान रखो कि जो चीज़ मैंने बताई हैं, आपका रेज्यूमे एक अलाइंड हो, आपका काम जो आपने पहले किया है वो सब अलाइंड हो, आपके रेज्यूमे में जो डिटेल्स हैं वो सारी मेंशन्ड हो, आपकी जो नई कंपनी उसके बारे में आपको पता हो, जो भी आपके वीज़ा की स्टेटस हिस्ट्री कभी रही वो सब पता हो। तो कोई चीज़ ना छुपाओ इनसे, सब डाल दो। इतना पैसा डाल रहे हो तो थोड़ा ये भी डाल दो, जेन्युइनिटी। मेरे को पता है एजेंट तो आपको मना ही करेगा, बट जो मैंने सुना है अभी बहुत सख्ताई है। तो मेरी सलाह है आप लोग, आप एक साफ़ तरीके से आओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और ये लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो आपने पैसे भी दे दिए, फिर वीज़ा डाल दिया, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर आप दोबारा एजेंट को पूछ रहे हो, फिर वो कहेगा भाई मुझे क्या पता, मैंने तो तेरा अप्लाई करवा दिया, तेरे को वर्क परमिट दिला दिया, ये दिला दिया, वो दिला दिया। तो ये डिसीजन तो आपके हाथ में, आपको कैसे जाना है। बट मेरा सलाह ये है कि जितना हो सके उतना ट्रूथफुल रहो, उतना सच रहो, उतना पॉजिटिव बताओ उन लोगों को, और जो मैंने पॉइंट्स बताए उनका ध्यान रखो। तो ठीक है दोस्तों, आपको डराने के लिए नहीं था ये वीडियो, बट आपको आपको बताने के लिए कि सब चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखो भाई, यहाँ पे आ रहे हो तो अपना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और ध्यान रखिए अपना, और आप उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे आओ अच्छे तरीके से और हम आपसे कभी मिले। बाय।